NAPS ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी ने अपने नाम में ग्लोबल लिख दिया है एंड इंडिया भी लिख दिया है। हो सकता है इस कंपनी का पर्पस हो दैट दूसरे लोगों को लगे इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के बिजनेस में दम है। तो जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। NAPS ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी 2014 से इस बिजनेस में है एंड बेसिकली इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है, ये कंपनी चाइना एंड हांगकांग से फैब्रिक इंपोर्ट करती है एंड इंडिया के अंदर दूसरे बिजनेसेस को बेचती है। ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। तो यहां पर हम बोलेंगे दैट जो ये कंपनी है, ये कंपनी फैब्रिक्स की इंपोर्टर एंड होलसेलर है। एंड जो भी लोग इस तरह के बिजनेस में होते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, वो शुरू तो करते हैं फैब्रिक के बिजनेस से, बट धीरे धीरे वो गारमेंट्स के बिजनेस में आ जाते हैं। इस कंपनी ने भी ऐसा ही किया है। स्टार्टिंग करी थी फैब्रिक्स की इंपोर्ट करके डोमेस्टिक मार्केट में बेचने से, एंड अब इस कंपनी ने गारमेंट्स का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। एंड अगर आप इस बिजनेस को थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता है दैट जो फैब्रिक्स की ट्रेडिंग होती है वहां पर मार्जिन थोड़े से कम होते हैं एंड जो गारमेंट्स की ट्रेडिंग होती है वहां पर मार्जिन थोड़े से ज्यादा होते हैं। जो गारमेंट्स वाला बिजनेस है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है, वहां पर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है एंड वो हमको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है। आप इस कंपनी का ये चार्ट देखो। पहले ये कंपनी क्या करती थी, सिर्फ फैब्रिक्स के बिजनेस में थी एंड बाद में धीरे धीरे इस कंपनी ने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करना शुरू किया एंड आज की डेट में जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 20%, अप्रोक्सीमेटली 19% रेवेन्यू वो इस कंपनी के गारमेंट वाले बिजनेस से आ रही है एंड ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर 1 या 2 साल के अंदर जो इस कंपनी का गारमेंट्स वाला बिजनेस है वो इस कंपनी के फैब्रिक्स वाले बिजनेस को ओवरटेक कर लेगा। अब बोलने को तो ये कंपनी इंडिया के 9 से ज्यादा स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू आती है, मोर देन 95% रेवेन्यू वो इस कंपनी की महाराष्ट्र से आती है। एंड अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करती है। ये कंपनी कॉटन फैब्रिक्स में डील करती है, ये कंपनी सुपर सॉफ्ट वेलवेट फैब्रिक्स में डील करती है, नेटेड फैब्रिक्स में डील करती है, मैन मेड फैब्रिक्स में डील करती है, लीनियन फैब्रिक्स में डील करती है, वुमेन टॉप्स, मैन शर्ट्स, टी शर्ट्स एंड किड्स वियर में भी डील करती है। एंड जो लास्ट के 3 प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हैं, यहां पर आप बोल सकते हो ये जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं ये गारमेंट सेगमेंट के लिए है। बट जो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में सबसे बड़ी कंसर्निंग बात है वो है इस कंपनी का वेंडर एंड क्लाइंट कंसंट्रेशन। जो इस कंपनी के वेंडर्स हैं, टॉप 10 वेंडर्स है, ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 99% प्रोडक्ट्स परचेज करती है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स हैं, वहां पर अप्रोक्सीमेटली 72% रेवेन्यू वो इस कंपनी की टॉप 10 कस्टमर्स से आती है। तो जो इस कंपनी का वेंडर एंड कस्टमर कंसंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा है एंड ये किसी भी कंपनी के लिए काफी कंसर्निंग माना जाता है। इस कंपनी ने शुरू किया था फैब्रिक्स की ट्रेडिंग से, अब इस कंपनी ने धीरे धीरे गारमेंट्स के बिजनेस में भी एंटर कर लिया है। पर जिस टाइम पर ये कंपनी रिटेल बिजनेस में आ जाएगी, आप मान के चलो इस कंपनी का बिजनेस और बढ़ेगा, इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स और बढ़ेंगे। अभी ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है एंड इसका एक फीचर होता है दैट अगर आपके प्रोडक्ट्स में दम नहीं है तो फिर जो आपके मार्जिन्स होते हैं वो ज्यादा बेटर तो बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आपके प्रोडक्ट्स में दम नहीं है तो फिर जो ये कंपनियां होती हैं ये काफी थिन मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही होती हैं। एक काम करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। एसेट बेस से शुरू करते हैं। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 4.63 करोड़ रुपीस का। अगले साल 6.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। एंड इस साल टिल दिसंबर 2024 कंपनी का एसेट बेस है अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ रुपीस का। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू की बात करें, अच्छा ग्रोथ है। रेवेन्यू बेस कम है लेकिन ग्रोथ अच्छा है। मार्च 2022 में ये 13.48 करोड़ रुपीस का था, फिर ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। फिर उसके बाद मार्च 2024 में कंपनी की जो रेवेन्यू है ये 47 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल के 9 महीने में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 53 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट कर ली है। कंपनी का एसेट बेस बहुत कम है, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया है बट रेवेन्यू बेस बहुत कम है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 18 लाख रुपए का, फिर ये 27 लाख रुपए तक पहुंचा है। मार्च 2024 में ये 1.45 सीआर तक पहुंचा है एंड इस साल टिल दिसंबर 2024 ये 1.53 सीआर का है। एंड करंट में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन भी नेगेटिव हो गया है। ये काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाता है, बिकॉज ये इस तरह की सिचुएशन हमें नॉर्मली कब देखने को मिलती है, जब कंपनी अपना सामान अपने कस्टमर्स के पास पटक कर आ जाती है दैट आप मुझसे सामान खरीद लो, मैं आईपीओ लेकर आने वाला हूं, मेरा आईपीओ सक्सेसफुल हो जाएगा
एंड जो भी इस तरह के कस्टमर्स होते हैं ज्यादातर केसेस में वो कंपनी को अकोमोडेट करते हैं, वो कंपनी का सामान तो रख लेते हैं, कंपनी की रेवेन्यू बढ़ जाती है, बट वो उस कंपनी को पेमेंट नहीं करते। एंड यही रीजन होता है दैट अगर किसी कंपनी ने इस तरह के कोई अरेंजमेंट करा हुआ है तो फिर उस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन नेगेटिव हो जाता है। वो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड अब आप कहीं ना कहीं गैस कर सकते हो दैट जो कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैडी जरूर है। एंड करंट में इस कंपनी के बुक्स में 1.68 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। एंड ये कंपनी 3% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड अप्रोक्सीमेटली 47% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ओवरऑल सेंस में देखें तो कंपनी का एसेट बेस बहुत छोटा है, कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ है बट वहां पर भी बेस बहुत छोटा है, कंपनी का रेवेन्यू बेस बहुत छोटा है, कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए तक भी नहीं हुआ है अभी। एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग है। एंड ये कंपनी काफी थिन मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। तो जो ओवरऑल सेंस में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहे हैं। इन ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 39.87 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 11.88 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 90 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है, 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,44,000 रुपीस की। 4 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 6 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 11 मार्च को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए। दैट मींस अब कंपनी के पास और पैसे होंगे स्टॉक में और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड इससे क्या होगा, इससे कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी एंड उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस आईपीओ की वजह से इस कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होने वाली है। एंड कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। बट फिर यहां पर क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मार्केट अभी बहुत ज्यादा खराब है, आपको एक्सट्रीमली केयरफुल हो जाना चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। एंड दैट टू अगर कोई एसएमई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो जितना पॉसिबल हो सके आपको उन आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम इस कंपनी के बिजनेस की बात करें, बिजनेस सेंस में बात करें, तो कंपनी के काफी थिन प्रॉफिट मार्जिन हैं। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां होती हैं। अगर आप किसी फेमस मार्केट में चले जाओ तो जो होलसेलर्स होते हैं ना, इस कंपनी से कहीं ज्यादा बिजनेस तो वो एक छोटी सी दुकान में कर लेते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल सेंस में इस कंपनी के अंदर ऐसा कोई वाव फैक्टर नहीं है दैट आपको सब कुछ इग्नोर करके इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।